हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म के बारे में। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फेज। ओके, जो कि 1918 से था 1939 के बीच, है ना, जिसको हम इंटीरियर पीरियड भी बोलते हैं। E.H. कार ने इसके बारे में बताया। ओके, देन जो वुडरो विल्सन, है ना, वो आइडियलिज्म थे। ओके, उनकी जो थिंकिंग भी थी आइडियलिस्ट थी। उन्होंने बताया कि देखो, जो जंगल है ना, उसको हम जू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम जो ये जो एनर्जी लाइक सिचुएशन है, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पीसफुली। हाउ टू रिड्यूस, जैसे सिक्योरिटी डिलेमा को रिड्यूस करके। ओके ना, लीग ऑफ नेशन में सारे जो स्टेट्स है ना, उनको इक्वल बना के इंश्योर लिमिटेशन पीस, इंटरनेशनल पीस। ओके, देन E.H. कार्नर ने बताया कि इंटीरियर पीरियड है ये। ओके, आइडियलिस्ट फेज जब एंड हुआ तब मालूम पड़ा ये एक यूटोपियन थिंक थी। ओके, उसके बाद सेकंड जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड था, उसमें सेकंड फेज था। उसमें F.D. रूजवेल्ट, जो कि PM रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के। देन देखो, UN एंड ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, इन्होंने इसके बारे में बताया एंड ये इंश्योर कर सकती है पीस को, है ना, इंश्योर लेवल। एंड देन देखो, अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, तो जो फर्स्ट फेज था ना, वो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्ट था। जैसे हम देखें प्रोग्मेटिज्म, जो कि मिसिंग था। प्रोग्मेटिज्म होता है कि जो स्टेट नेशंस होते हैं, नेशन स्टेट्स होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल ना हो। ओके, देन ऑल नेशंस आर नॉट आर इक्वल इन द लीग ऑफ नेशन, है ना, इक्वल होने की वजह से सारी चीज़ें नहीं होना, प्रॉपर ना हो पाना। ओके, सेकेंड फेज में दो अरेंजमेंट हुए थे UN सिस्टम में। एक में था, एक UNGA था, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें सारे नेशन इक्वल थे। बट देखो, जो सिक्योरिटी काउंसिल था, उसमें सारे नेशन इक्वल नहीं थे। जैसे परमानेंट मेंबर्स रहे थे, ओके, 5 परमानेंट मेंबर, और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर रहे थे। ओके, देन अगर हम देखें फंक्शनलिज्म के बारे में, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑपरेटिव एग्जांपल ऑफ लिबरलिज्म के थ्रू, है ना, जो कि हाउ लिबरलिज्म प्रिंसिपल कैन बी एम्प्लॉयड इन रियलिटी, एम्प्लॉयड। ओके, एंड ये जो आइडियाज है ना, वो बेस्ड है इमैनुअल कांट एंड रिचर्ड कॉपडाउन के द्वारा, है ना। देन ग्लोबलाइजेशन अगर हम देखें तो हैज बीन गिवन फर्दर पुश टू फंक्शनलिज्म, लाइक कोलैबोरेशन अमंग द डिफरेंट नेशन स्टेट्स, है ना, ये चीज़ें। ओके, देन कुछ की आइडियाज थे। जैसे अगर हम देखें, दो एरिया आर सिलेक्टेड लेस कन्फ्लिक्ट, मतलब जैसे फंक्शनल इंटरलिंकेजेस हो सकता है इसमें, है ना, स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। मतलब जैसे हम देखें कि एक जगह पे हम अगर कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है दूसरी जगह पे भी हम आगे चल के उस पर कोऑपरेशन करें, है ना। एंड कीपिंग पॉलिटिशियन आउट्स। ओके, जैसे फंक्शनल इंटरलिंकेजेस अगर हम देखें, इंटरडिपेंडेंट होना, जैसे टूरिज्म डिप्लोमेसी ऑफ चाइना विद रिस्पेक्ट टू लैटिन अमेरिका। ओके, तो यहाँ पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, तो उनके बीच में भी काफ़ी चीज़ें मोबिलाइज होगी, है ना। देन स्पिल ओवर इफेक्ट, cooperation in one area will lead the cooperation in another area also. Okay, then third number is keeping politician out, like कुछ assumption है, cooperation from different sector should we start, like economic cooperation, cultural cooperation. Then authority should focus on functions, not on structures like state power associated. And cooperation in various areas like supranational cooperation. सुपरनेशनल एक देखें तो किसी चीज़ के बियॉन्ड जाके, है ना, कोऑपरेशन करना, लाइक इकोनॉमिक पे हम करें और सारी चीज़ें बड़े स्केल पे करें। और हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं इको पे, जैसे फ्रांस जर्मनी ने आके कोऑपरेशन किया, है ना, फिर बेनेलक्स आई, फिर इटली आई। न्यू फंक्शनलिज्म का भी यही कहना है कि देखो, पॉलिटिशियन को हम कभी मतलब ज़्यादा टाइम तक आउट नहीं रख सकते। ओके, है ना, एक बियॉन्ड एक पॉइंट तक ही रख सकते हैं, है ना। विदाउट पॉलिटिकल हम नहीं रख सकते, नहीं तो वहाँ पे प्रोसेस उस लेवल पे नहीं हो पाएगी। एंड बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा एंड एनालिसिस ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। तो हमने जैसे देखा कि जो वुडरो विल्सन के जो आइडियाज थे वो यूटोपियन था। ओके, वंस अगेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केम आउट टू बी कंडक्टेड एज पर रियलिस्ट थिंकिंग। E.H. कार, जिन्होंने बताया था कि जो ये जो पीरियड है वो इंटीरियर वॉर पीरियड है। ओके,
and has suggested that liberal approach was based on wrong assumptions, है ना? It was nothing but wishful thinking. That's why it has been called as utopian ideology by realist. Okay, सेकंड फेज में अगर हम देखें तो ये था फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का फेज था. ओके, and it was also a short-lived phase. F.D. Roosevelt talked about the emergence of new world war, okay, order, and UN Bretton Woods institutions were constructed to provide basis of peaceful conduct of international politics. And however, soon world witnessed the one side of uh, Cold War, and once again, realist perspective seemed to be relevant for understanding the nature of international politics. Then differences अगर हम देखें तो जो सेकंड फेज है ना वो लेस आइडियलिस्ट है. ओके, फर्स्ट फेज से एंड दे हैव रिकॉग्नाइज्ड रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. They had recognized the importance of power in international politics. This understanding is reflected in the formation of UN, and UN have two set of platforms like UNGA and UNSC. Okay, treat all nations equally. Thus it is based on the principle of international law जो जनरल असेंबली में है, एंड जो सिक्योरिटी काउंसिल है रिफ्लेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. एफडी रूजवेल्ट was less idealist than Woodrow Wilson, and liberal of second phase also recognized that cooperation is harder to achieve in certain areas, and the liberal thought in this phase developed into different directions, and different school of thoughts emerged. The first such a school in functionalism. Okay, then अगर हम functionalism के बारे में बात करें, functionalism is the best operative criticism of realism, and the theory of functionalism came into existence in the context of realization of necessity to promote peace and cooperation in Europe, and Europe has been the location of major wars. Okay, जैसा हमने देखा था, it was badly devastated in World War II, and functionalism emerged as a theory of regional integration. And in contemporary times, globalization has given further impetus to the theory of functionalism. And theory of functionalism also look forward to achieve aim of integration, international integration. Then key ideas like functional interlinkages, spillover effect, Cobden's idea of keeping politician out. Okay, then functionalism is also inspired by the ideas of Locke, Immanuel Kant, Woodrow Wilson, and other liberals. Then explanation of key ideas. Functionalism as a policy divide the relation into various sectors. These sector can be selected as a first where it is a little possibility of friction. जहाँ पे कम जैसे possibility है वहाँ पे, तो वहाँ पे है ना cooperation किया जाएगा, so that कि जो दूसरे जो option है, दूसरे जो cooperation दूसरी जगह पे भी वहाँ पे cooperation होने की एक possibility हो जाएगी. Attempt is made to develop understanding in such areas, and it is believed that understanding in one area will help spillover effect into other area also. And through the continuous interaction, functional interlinkage develop among the parties. In such process, parties become interdependent in such manner that is it will be very difficult for parties to take decision to go for war. Cooperation should begin with the technical, economical, and cultural interaction. Okay, then operative example of functionalism. The case of U is an operative example of functional approach, and in this case European integration began with the formation of European Coal and Steel Company, which was primarily the venture of scientists and technicians. Okay, ECSC जो हमने कंपनी देखी थी यूरोपियन, है ना, कोल एंड स्टील कंपनी, तो वहाँ पे फ्रांस एंड जर्मनी साथ में आए थे. उसके बाद बेनेलक्स आया. ओके, इटली आई. तो functionalism is a based on a assumption of pluralism. According to this theory, according to it, authority should be divided, and authority should be linked with the function, not with the structure, and authority should not limited by the territory. It provides a supranational concept of authority, and common interest and needs should be basis of the interaction in international politics. Then functionalism gives importance to non-state actors. Thus, functionalists talk about the role of NGOs, cultural organizations, then social network agencies to promote integration. And functionalists believe that transnational and supranational integration is possible today because knowledge and expertise is present today. It establishes that a state will not sabotage the process of integration. Okay, then
Philosophical basis of functionalism. Philosophical foundation of functionalism believes that functions are more important than the structure. If functions are fulfilled by the structure beyond the state, it should be done. Proponent of functionalism are David Mitrani and Ernest Haas. Okay, then neo functionalism. So neo-functionalism believed that we cannot take a process of integration beyond a point without involving political leaders, hence give importance to political elites along with the bureaucrats and technocrats elites. Then functionals are concerned with the international integration, whereas neo-functionalism are the concern with regional integration. Then neo-functionalism is based on the empirical data and analysis of regional integration. सो आज हमने न्यू लिबरलिज्म भी देखा एंड की आइडियाज़ भी देखे थे लिबरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म के. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.